दूरदर्शी छत्रपति, रणनीति, स्वराज और मराठा साम्राज्य। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे 17वीं सदी में चलते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को करीब से समझते हैं। मतलब सोचिए, एक ऐसा विद्रोही किशोर जो आगे चलकर एक मास्टर रणनीतिकार और एक विशाल साम्राज्य का निर्माता बन गया। आज हम सिर्फ किताबी इतिहास नहीं दोहराएंगे, बल्कि उस विजन और माइंडसेट को डीकोड करेंगे जिसने भारत के इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब उनकी इस महान विरासत को समझने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आना बिल्कुल लाजमी है, आखिर कैसे सिर्फ 15 साल के एक लड़के ने, जिसके पास ना तो कोई विशाल सेना थी और ना ही कोई भरा हुआ खजाना, उसने अपने समय के सबसे खूंखार आदिल शाही और मुगल साम्राज्य को चुनौती दे डाली। मतलब ये कोई जादू या चमत्कार नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बेहद ही सॉलिड, सोची समझी रणनीति थी। आप इस तुलना को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ मुगलों और आदिल शाही की वो विशाल सेनाएं, भारी घुड़सवार, असीमित खजाना, लेकिन उनकी गति बहुत धीमी थी, वो बहुत स्लगिश थे। और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की सेना। शुरुआत में उनके पास पुणे की बस एक छोटी सी जागीर थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा एडवांटेज था उनकी तेज गति और सह्याद्री के उन ऊबड़ खाबड़ खतरनाक पहाड़ों की गहरी समझ। वो सच में जानते थे कि अपने इलाके का फायदा कैसे उठाना है। और इसी अंतर ने जन्म दिया गनी मिकावा को। आपने इसके बारे में सुना तो होगा, लेकिन असल में ये सिर्फ छिपकर वार करना नहीं था। ये एक मास्टर क्लास छापामार युद्ध शैली थी, जिसने भूगोल को ही मराठों का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। मुगलों की भारी भरकम सेना अपने ही साजो सामान के बोझ तले रेंगती रहती थी, और मराठे वो बिजली की तेजी से आते, सरप्राइज अटैक करते और फलक छपकते ही वापस पहाड़ों के किलों में गायब हो जाते, एकदम चकमा देकर। उनकी इस गजब की साइकोलॉजिकल मास्टरी का सबसे क्लासिक उदाहरण है प्रतापगढ़ का किस्सा, जब उन्होंने बीजापुर के उस विशालकाय खूंखार सेनापति अफजल खां को मात दी थी। खान पूरे घमंड और खौफ के साथ आया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी कूटनीति से उसे प्रतापगढ़ के उन घने जंगलों में आने पर मजबूर कर दिया। फिर तय हुआ कि दोनों निहत्थे मिलेंगे। खान ने धोखे से जानलेवा हमला किया, लेकिन महाराज वो तो हमेशा एक कदम आगे रहते थे। कपड़ों के नीचे छिपा स्टील का कवच और हाथ में बाघ नख, और उसी पल उस घमंड का खेल खत्म। तलवार म्यान से बाहर आने से पहले ही दुश्मन का आत्मसमर्पण, ये कोटेशन उनका पूरा स्ट्रेटेजिक माइंडसेट बयां करता है। मतलब उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता था कि हर एक परिस्थिति के लिए पहले से प्लानिंग की जाए। वो गठजोड़ बनाने और दुश्मन के दिमाग से खेलने में इतने माहिर थे कि कई बार तो युद्ध का फैसला तभी हो जाता था जब एक भी तलवार म्यान से बाहर नहीं निकली होती थी। कमाल है ना? चलिए अब सीधा चलते हैं 1666 में। ये उनके सबसे बड़े साइकोलॉजिकल विजय की कहानी है। 1665 में उन्हें मजबूरी में पुरंदर की संधि करनी पड़ी। फिर जब वो आगरा में औरंगजेब के दरबार में गए तो वहां उन्हें कम रैंक देकर अपमानित किया गया और फिर हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद कर दिया गया। औरंगजेब को लगा कि उसने शेर को पिंजरे में कैद कर लिया है, लेकिन महाराज ने बीमारी का नाटक किया और जो दान के लिए मिठाइयों के बड़े बड़े टोकरे जाते थे ना, बस उन्हीं का सहारा लिया। साधु का भेष बनाया और मुगलों की पूरी फौज की नाक के नीचे से बड़ी ही चतुराई से निकल गए। 360। अब आप सोचेंगे ये नंबर क्या है? देखिए, पुरंदर की संधि में उन्हें अपने 23 बहुत ही महत्वपूर्ण किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। ये किसी को भी तोड़ देने के लिए काफी था, लेकिन उनकी रेजिलियंस, उनका हौसला इतना मजबूत था कि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जबरदस्त बाउंस बैक किया और अपने जीवन काल में 360 से ज्यादा किलों पर अपना भगवा परचम लहराया। ये स्पिरिट सच में इंस्पायरिंग है। और उनकी ये दूरदृष्टि सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी, वो समंदर की लहरों के पार तक देख सकते थे। इसीलिए उन्हें भारतीय नौसेना का जनक या फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। 17वीं सदी में जब समंदर पर सिर्फ अंग्रेजों और पुर्तगालियों का दबदबा था, तब उन्होंने ये समझ लिया था कि भाई अगर देश की सच्ची रक्षा करनी है और अपनी संप्रभुता बचानी है तो समंदर की लहरों पर हमारा एब्सोल्यूट कंट्रोल होना ही चाहिए। और ये कोई छोटा मोटा विचार नहीं था। उन्होंने सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे एकदम अभेद्य, इनविंसिबल समुद्री किले बनवाए। उनके पास 4 अलग अलग तरह के जंगी जहाज थे और उनका बेड़ा 160 से 400 जहाजों तक का था। इस नौसेना ने विदेशी व्यापारियों को एकदम क्लियर वार्निंग दे दी थी कि अगर इस मिट्टी के समंदर में व्यापार करना है तो नियम भी स्वराज्य के ही चलेंगे। अब एक महान योद्धा से इतर उनके उस रूप को देखते हैं जिसने उन्हें एक दूरदर्शी शासक बनाया, अष्टप्रधान।
ये 8 सदस्यों का एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव कैबिनेट था जो बिल्कुल आज के मॉडर्न सिस्टम जैसा लगता है। और सबसे खास बात, यहां नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद के लिए कोई जगह नहीं थी। जीरो। आपको पद तभी मिलेगा जब आप उसके काबिल होंगे। सब कुछ पूरी तरह से मेरिट और क्षमता के आधार पर। उनके आर्थिक सुधारों ने तो मानो पूरा सिस्टम ही बदल कर रख दिया। उन्होंने पुरानी जागीरदारी या सामंती प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंका। सैनिकों को जमीन के टुकड़े देने के बजाय उन्हें सीधे नकद यानी कैश सैलरी दी जाने लगी। ये सुनने में भले ही छोटा बदलाव लगे, लेकिन इससे सैनिकों की वफादारी किसी एक जागीरदार के बजाय सीधे राष्ट्र की अवधारणा से जुड़ गई। इसके अलावा करप्शन पर जीरो टॉलरेंस और युद्ध के दौरान भी किसानों के औजारों की सुरक्षा, ये सब उनके एडमिनिस्ट्रेशन की खासियत थी। सशस्त्र बलों की इस संरचना पर जरा गौर कीजिए। उनका प्रशासन और उनकी सेना कितनी समावेशी यानी इंक्लूसिव थी। उनकी लड़ाई मुगलों की सत्ता और अत्याचार के खिलाफ थी, किसी मजहब के खिलाफ नहीं। उनकी सेना और नौसेना में दौलत खान और नूर बेग जैसे उच्च और बेहद भरोसेमंद मुस्लिम अधिकारी शामिल थे, और उनका चयन सिर्फ और सिर्फ राज्य के प्रति उनकी निष्ठा और उनके टैलेंट के दम पर किया गया था। युद्ध के मैदान में भी उनका एक बहुत ही सख्त मॉरल कोड था, एक नैतिक संहिता। महिलाओं के सम्मान पर कोई समझौता नहीं और किसी भी धार्मिक ग्रंथ या पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस था। कल्याण के सूबेदार की बंदी बनाई गई बहू को पूरे सम्मान के साथ सुरक्षित वापस भेजने वाला ऐतिहासिक किस्सा तो आपको याद ही होगा। ये उनके ऊंचे चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। और इन्हीं सब शानदार सैन्य और प्रशासनिक जीतों का क्लाइमैक्स था 6 जून 1674 का वो ऐतिहासिक दिन, रायगढ़ किले में उनका भव्य राजाभिषेक। इसी दिन उन्हें आधिकारिक तौर पर छत्रपति का ताज पहनाया गया और एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई। इस एक कदम ने कानूनी तौर पर यह पक्का कर दिया कि अब कोई भी दूसरा सामान्य जागीरदार उनके रुतबे को चुनौती नहीं दे सकता था। औरंगजेब कभी चैन से नहीं बैठ सका। इस एक लाइन में बहुत गहरा मतलब छिपा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति इतनी जबरदस्त थी कि मुगलों की वो विशाल सेना दक्कन में ही फंसकर रह गई। शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब अपने जीवन के आखिरी दशकों में वहीं उलझा रहा और चाहकर भी कभी वापस उत्तर भारत लौट ही नहीं पाया। उनका पूरा फोकस ही भटक गया था। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपके सामने एक विचार रखना चाहता हूं। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महान राजा थे, या फिर वो अपने आत्मसम्मान के प्रति जागरूक होते एक पूरे राष्ट्र की सजीव परिभाषा थे? असल में उनकी सच्ची विरासत सिर्फ उन मजबूत किलों में नहीं है जिन्हें उन्होंने जीता, बल्कि स्वतंत्रता की उस अमर ज्योति में है जो उन्होंने हर भारतीय के दिल में जलाई थी। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। सीखते रहिए,